गांव, जिसका नाम आते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान, बैल बकरियां, टूटी फूटी सड़कें और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। अगर भारत की बात करें तो आज भी 70% से भी ज़्यादा आबादी गांव में ही निवास करती है। इस वैश्वीकरण के दौर में, इस चकाचौंध की दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि गांव से दूर होती नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो कि आज भी गाँव में ही जिंदा है, या यूँ कहें कि इन 70% से ज़्यादा आबादी ने उसे जकड़ कर रखा है, और वह है हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश सरोज और आज मैं झारखंड राज्य के एक गांव की एक ऐसी परंपरा से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है, और यह सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जारी है। इस परंपरा का नाम है बेझा बिंधा। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो बेझा का मतलब होता है केले के तने का एक खंभा, और बिंधा का मतलब होता है उसे निशाना लगाने, तीर से निशाना लगाने का काम। तो यह जो डॉक्यूमेंट्री है ये इसी बेझा बिंधा पर ही आधारित है, और इसी तीर से केले के खंभे को निशाना लगाने की प्रक्रिया है। तो अगर इस परंपरा का गवाह बनना चाहते हैं तो आपको झारखंड राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड के मंजूरा गाँव आना पड़ेगा, जहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के दिन इस परंपरा को निभाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्री को, जिसकी शुरुआत होती है हरि बोल यानी भगवान विष्णु गायन के साथ। हमारे गांव में गांव के जो बूढ़ा पूर्वज जो थे वे हमारे गांव का मालिक थे, और वे पूरे गांव को अपने साथ ले कर के चलते थे। और वह व्यक्ति जो था सो हम लोग उनके बाबूजी का नाम जानते हैं, ऋतुवर्ण महतो थे। उसके बाद उनका बेटा का नाम श्री बेनीलाल महतो थे, और वह इस तरह के व्यक्ति थे कि गांव में कभी यहाँ पुलिस का आक्रमण कभी नहीं होने दिया। और वे व्यक्ति सभी जात का, हमारे गांव में कम से कम तो 12 जात है, लेकिन सब जात के यहाँ जा कर के पंचायत करते थे। कोई अगर यदि खराब निकला या कोई किसी प्रकार का लूट लिया, छीन लिया, या तो खेती पर आ गया, तो वह आज तक वे व्यक्ति ऐसा थे जो कि पुलिस के हाथ पर नहीं गया हुआ केस। और वह व्यक्ति गांव के सहप्रिय थे। भारत त्योहारों का देश है, और यहाँ सभी त्योहारों की अपनी परंपरा है। यहाँ प्रत्येक त्योहार में देश व राष्ट्र के लिए कोई न कोई संदेश जरूर निहित होता है। मकर संक्रांति, जिसे हम स्नान दान का पर्व कहते हैं, इस गांव में भी लोग इस पर्व की शुरुआत स्नान दान के साथ ही करते हैं। गांव के विषय में कभी किसी के साथ ना तर्क ना वितर्क ना किसी प्रकार के नहीं। 12 जात मिल करके हम लोग मकर संक्रांति का उपहास लेते हैं। इस दौरान गांव के लोग नदी स्नान कर नदी के पास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर दान पुण्य भी करते हैं। गांव के लोग नदी स्नान और दान पुण्य की परंपरा को आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं।
मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसमें दो राशियां आके मिलती है, मकर राशि और कर्क राशि। ये मकर रेखा और कर्क रेखा, जब कर्क रेखा से पार होकर मकर राशि में सूर्य पहुंचता है तो एक संक्रांति काल कहलाता है। और इस संक्रांति काल में ये आध्यात्मिक महत्व है कि कोई दान पुण्य करने से, गंगा स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। इसी एक पुण्य लाभ लेने के लिए हम लोग के यहाँ भी एक प्रचलन बना हुआ है, पूर्वज लोग चलाए हुए हैं कि सुबह मकर संक्रांति की सुबह लोग नदी में स्नान करने जाते हैं और स्नान करने के पश्चात विष्णु गायन करते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण का भजन करते हुए ब्राह्मणों का प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात इस अवसर पर, संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य करने से कहा जाता है कि बहुत पुण्य लाभ मिलता है। ये इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। नदी स्नान कर लौटने के पश्चात दूसरे पहर में शुरू होती है पारंपरिक भोजन के सेवन की परंपरा। वहाँ से आने के बाद बाजा गाजा के साथ जाते हैं और वहाँ से आने के बाद वही जो वेणलाल महतो का जो पूर्व बेटा सब हैं, वहीं का लड़का सब ब्राह्मण भोजन, नाई भोजन, गांव के और लोग आते जाते यदि हैं तो उनके यहाँ से भोजन करके दही चूड़ा का भोजन होता है और हम लोग सब मिल करके उनके आंगन में खाते पीते हैं। इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप धान चावल आदि प्रदान किया जाता है और इस तरह यह परंपरा गांव में रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। अपनी संस्कृति के लिए मशहूर भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक त्यौहार में विभिन्न प्रकार के पकवानों को महत्व दिया जाता है। मंजूरा गांव में भी मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक घरों में एक विशेष तरह का व्यंजन तैयार किया जाता है, जिसे पूस पीठा के नाम से जानते हैं। पूस पीठा पूस माह में ही मनाया जाता है। इसका कारण है कि ये किसानों के लिए बहुत आसान खर्च में ये पीठा सबों के यहाँ बन जाता है। अगहन माह समाप्त हो जाता है, सबों के यहाँ धान चावल उपलब्ध हो जाता है और किसानी का काम खत्म हो जाता है। सभी लोग चावल अपने अपने घरों में बना लेते हैं और तत्पश्चात ये अपने अपने संबंधियों के यहाँ फिर से पुनः एक अपना मैत्री संबंध अच्छा बनाने के लिए पूस पीठा के साथ वह उनके घरों में जाते हैं। इससे उनके यहाँ खुशहाली आती है, उनको भी मिलने जुलने का अवसर मिलता है और दोनों के बीच प्रगाढ़ता, मैत्रिक प्रदृढ़ता और बढ़ता जाता है। ये एक आसान ढंग से ये बन जाता है। ये चावल का आटा से बनाया जाता है जिसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ उसको आकार दिया जाता है और उसको बना करके उबाल करके बनाया जाता है। इस विशेष पकवान को बनाने का व्यावहारिक दृष्टिकोण समाज में आज भी देखने को मिलता है। पहले के ज़माने में लोगों का संबंध आमने सामने होता था, इसलिए लोगों को मिलने जुलने में भी आसानी होती थी और ये आसान खर्च में ये बन जाता है और प्रत्येक घरों में चावल उपलब्ध भी रहता है। इसलिए सभी ग्रामीण जन इसको आसानी से अपने यहाँ बना लेते हैं और अपने अपने संबंधियों के सौगात पहुँचाते हैं और ये परंपरा बनाते रहते हुए अपना संबंध जो है मजबूत बनाते हुए सालों भर खुश रहने का प्रयास करते हैं। दोपहर के बाद दिन के तीसरे पहर शुरू होती है गेंद खेलने की परंपरा, जो सदियों से चलती आ रही है और इस खेल में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होकर खेल का आनंद लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सर्वप्रथम गांव के जो महतो हैं वे लोग ग्रामीणों के संग गेंद खेला नामक स्थान में जाकर सूती का धागा से निर्मित गेंद
तैयार किया हुआ, जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व तैयार किया हुआ है, उस गेंद से खेलते हैं। कहते हैं हर एक परंपरा के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक या व्यावहारिक तथ्य जरूर छिपा होता है। मंजूरा गांव में सदियों पुरानी गेंद खेलने की परंपरा के पीछे भी एक व्यावहारिक तथ्य शामिल है। गेंद खेला दो समूहों के बीच होता है अथवा दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये भी एक अपना मैत्रिक संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए ये खेल खेला जाता है। हमारे पूर्वज रितवरण महतो द्वारा ये प्रचलन चालू किया गया था। उस ज़माने में वो एक अपने क्षेत्र में राजा की तरह उनको लोग व्यवहार करते थे और वो उस रूप में जाने जाते थे और दूसरे राजाओं से अपनी मैत्री बढ़ाने के लिए उनका आमंत्रण करते थे और इस अवसर पर उनके साथ गेंद खेला करते थे और अपनी मैत्री और प्रगाढ़ बनाते थे। इससे उनका सम्मान भी होता था। उस दिन उनको अच्छा से खाना पीना खिलाया भी जाता था। पूरे ग्रामीणों के बीच उनका सम्मान किया जाता था और इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आमने सामने जो राजा के रूप में जाने जाते थे उनको बुलाया जाता था और उनके साथ सम्मान का व्यवहार गेंद खेल करके अपना दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाते थे। गेंद खेलने के तुरंत बाद आती है प्रेम और एकता का प्रतीक बेजा बिंधा। बेजा बिंधा जो दरअसल तीरंदाजी प्रतियोगिता ही है और बेजा बिंधा की यह परंपरा अपने आप में ही एक अनोखी परंपरा है। गांव के जो नाया हैं उनके द्वारा पहला तीर मारकर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है। फिर इसके बाद महतो के वंशज जो भी हैं, उस स्वर्गीय रितवरण महतो के वंशज जो वर्तमान में उनके परिवार के सदस्य तीर छोड़कर इस परंपरा और इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। फिर ग्रामीणों के बीच में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हमारे पूर्वजों के दिए हुए जानकारी के अनुसार हमारे गांव के महतो स्वर्गीय रितवरण महतो के द्वारा यह परंपरा शुरू की गई थी, जो कि सैकड़ों वर्ष पहले, और वह परंपरा आज भी लगातार जारी है। और दिन ब दिन इसमें हम सबों का जो उत्साह है, वो उत्साह दिन ब दिन ग्रामीणों का उत्साह देखने बढ़ता ही जा रहा है। इस पारंपरिक तीरंदाजी खेल का भी ऐतिहासिक महत्व है, जिसे लोग कृषि से जोड़कर देखते हैं। हमारे गांव में बहुत पूर्व से बेजा बिंधा मनाया जाता है। इस बेजा बिंधा में हमारे ग्राम के सारे लोग हिस्सा लेते हैं। तीर धनुष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। सभी वर्ग
एक खंभे को निशाना बना करके उसमें बेधने की चेष्टा करते हैं। उस जिस साल प्रथम चक्र में ही यदि कोई उस वेद लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसमें ये उम्मीद किया जाता है कि उस दिन हमारे यहाँ फसल अच्छी होगी। इसी आशा के साथ हर वर्ष सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और इस तरह से हमारे सभी वर्गों के बीच एकता का भी बंधन मजबूत होता है। इसमें हमारे आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम, हिंदू सभी समुदाय के लोग हंसते खेलते इस प्रोग्राम को मनाते हैं, इस आयोजन को मनाते हैं और तीर धनुष प्रतियोगिता में सभी हिस्सा लेते हैं। और इस प्रकार हम अपने अगले वर्ष का यात्रा का भी इसमें मूल्यांकन करते हैं कि इसमें हमारा अगला वर्ष कैसा फसल रहेगा। जितना ही रोचक ये पारंपरिक खेल है, उतना ही रोचक इस खेल में बने विजेता को दिए जाने वाला उपहार है। ऐसा उपहार जो आमतौर पर कहीं भी नहीं मिलता। जिसका तीर निशाने पर लगता है उसको उपहार के स्वरूप, इनाम के स्वरूप 1 वर्ष के लिए खेती करने के लिए एक हमारे पूर्वजों द्वारा एक ज़मीन निश्चित किया गया है, उसको उस वर्ष उसको खेती करने के लिए छोड़ दी जाती है। तो ये थी सदियों पुरानी परंपरा जो आज भी प्रेम और एकता की खुशबू गांव में बिखेर रही है। हमारे झारखंड की ये संस्कृति, खासकर छोटा नागपुर की संस्कृति, हम चाहते हैं कि खासकर युवा वर्ग आगे आए और वे अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी परंपरा को ना भूले और पूरे उत्साह उमंग के साथ परंपरा निभाते हुए गांव में एकता कायम रखे।